क्या आपका सिलेबस लगातार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और पुराने 10 चैप्टर पहले से ही पेंडिंग पड़े हुए हैं? तो आज मैं आपको 7 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करके आपके जितने भी सिलेबस पेंडिंग है, जितने भी चैप्टर पेंडिंग है, आप उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रेजेंट टाइम यानी करेंट सिलेबस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट सिलेबस भी साथ साथ कवर नहीं होगा तो फिर नया बैकलॉग और जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, पेंडिंग होते जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी स्टेप पर डिस्कस करते हैं, जिससे ईजिली आप अपने पेंडिंग सिलेबस को, पेंडिंग चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जो स्टेप है, यानी जितना भी बैकलॉग है उसका क्या बनाओ, जितना भी पेंडिंग सिलेबस है उसका एक लिस्ट बनाओ। यानी जितना भी पेंडिंग चैप्टर है उसका एक लिस्ट बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जितना भी उनका पेंडिंग चैप्टर, पेंडिंग सिलेबस है उसको वो माइंड में रखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि जितना भी आपका पेंडिंग चैप्टर है, जैसे यहाँ मैथ का 5, साइंस का 4 चैप्टर, इंग्लिश का 3 चैप्टर, सोशल साइंस का, इस टाइप से आपको एक लिस्ट बनाना है और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको लिखना है। क्योंकि आप कहीं से आएंगे तो आपको वो बैकलॉग या पेंडिंग सिलेबस दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप देख नहीं सकते उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सबसे ज़रूरी ये करना है, यानी काम पहले, कि जितना भी पेंडिंग चैप्टर है उसको किसी भी नोटबुक पर अपने स्टडी टेबल के सामने रखना है। और वीकली ये स्ट्रेटजी बनाना है कि एक वीक में हमें इतना चैप्टर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो पेंडिंग चैप्टर है, जो पेंडिंग सिलेबस है, उसका लिस्ट बनाना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है। यानी इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यानी सेकेंड स्टेप क्या है, यानी प्रायोरिटी तय करो। यानी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। हर चैप्टर को एक जैसा नहीं समझना है। 3 कैटेगरी बनाना है, ए, बी और सी। जिसमें एक कैटेगरी में हमें क्या रखना है, तो एक कैटेगरी में यहाँ रखना है यानी बहुत इंपॉर्टेंट, बी में इंपॉर्टेंट, सी में यानी बहुत कम इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा, यानी लेस। यानी जिससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है या जो आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जिससे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन देता है, रिपीट करता है, उसको क्या रखना है, ए में। बी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको अच्छी तरह पढ़ना है, यानी जिससे आपको अच्छी तरह पढ़ना है, जो इसे मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी मॉडरेट जिसका वेटेज रहता है, उसमें भी है। सी कंपैरेटिव, जिसे बाद में कवर किया जा सकता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट नहीं है, जो इसे एग्जामिनर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसको सबसे लास्ट में कवर करना है। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट सिलेबस होगा वो जल्द कवर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पर ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरी में हमें क्या करना है, तो सिलेबस को, चैप्टर को बांटना है और उस हिसाब से क्या करना है, उस पर वर्क करना है। करेंट प्लस बैकलॉग फार्मूला, इसका मतलब हुआ जो प्रेजेंट टाइम अभी सिलेबस चल रहा है, जो प्रेजेंट अभी पढ़ाई हो रहा है और जो अभी पेंडिंग में, उस दोनों को साथ में लेकर चलना है। क्योंकि अगर आप करेंट प्लस बैकलॉग पेंडिंग सिलेबस को साथ लेके नहीं चलते हैं तो जो भी प्रेजेंट टाइम अभी सिलेबस चल रहा है वो क्या बन जाएगा, नया पेंडिंग सिलेबस, न्यू पेंडिंग सिलेबस, न्यू बैकलॉग बन जाएगा। जैसे आपके पास अगर 4 घंटे हैं तो 3 घंटा आपके पास क्या होना चाहिए, करेंट सिलेबस के लिए, और 1 घंटा जो पेंडिंग सिलेबस है उसके लिए होना चाहिए। यानी इस टाइप से हो सकता है। अगर आपके पास 6 घंटे हैं तो 4 घंटे आपके पास यानी करेंट सिलेबस के जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस पर, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर नया बैकलॉग, नया पेंडिंग बनता जाएगा। और 2 घंटे क्या रखें, तो 2 घंटे बैकलॉग यानी पेंडिंग सिलेबस के रखें। इस टाइप से आपको करना है। अगर 4 घंटे हैं तो 1 घंटे क्या रखना है, तो 1 घंटे रखना है यानी बैकलॉग के, 3 घंटे करंट सिलेबस। अगर 6 घंटे तो 6 घंटे करंट सिलेबस के, 4 घंटे और 2 घंटे क्या बैकलॉग के। इस टाइप से आपको क्या करना है, उस सिलेबस को कवर करना है। नहीं तो फिर नया बैकलॉग बनता जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है डे बाय डे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इस बात पर ध्यान रखना है कि दोनों साथ साथ लेकर चलना है। और 4th है यानी छोटे टारगेट बनाओ। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वे एक ही दिन में सोचते हैं कि आज मैं पूरा मैथ ख़त्म कर दूंगा, आज मैं पूरा रिवीजन कर लूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाना है कि आज 10 क्वेश्चन करूँगा, एक टॉपिक पढ़ूँगा, इस टॉपिक को आज रिवीजन करूँगा, यानी इस टॉपिक को आज रिवीजन करूँगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, यानी छोटे छोटे टारगेट बनाना है।
बैकलॉग एक दिन में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर ख़त्म होता है। यानी धीरे धीरे हर दिन आपका बैकलॉग पेंडिंग सिलेबस क्या होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको करना ऐसा है कि आपको एक दिन में यानी इस प्रकार से 10 क्वेश्चन या एक टॉपिक या एक लेक्चर प्लस रिवीजन, इस टाइप से आपको क्या करना है, तो छोटे छोटे टारगेट बनाना है। और फिर जब यह पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, यानी फिर से नया गोल तैयार करना है और कभी भी बीच में ब्रेक नहीं लेना है। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस पर क्या करना है, वर्क करना है और ज़्यादा बड़ा बिग टारगेट नहीं बनाना है, छोटे छोटे टारगेट लेकर चलना है। और फिफ्थ है यानी 25-5 फोकस मेथड इस्तेमाल करें। यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगातार 3 घंटा या 4 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, इस टाइप से करना है। अगर आपसे 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ा जाता तो इससे आपका माइंड क्या रहेगा, बीच बीच में यानी रिफ्रेश होता जाएगा और आप आसानी से किसी भी चीज़ को ईजिली याद कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या अननेसेसरी चैटिंग में भटक जाएं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप इस सोशल मीडिया पर चले जाते हैं तो 5 मिनट के बजाय आप 50 मिनट भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन किसी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं लेना। स्टेप नंबर 6 है यानी सिर्फ लेक्चर मध्य को प्रैक्टिस भी करो। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वह सिर्फ मोबाइल से क्या करते हैं, लेक्चर देखते जाते हैं। ये याद रखो कि सिर्फ लेक्चर देख लेने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लेक्चर देख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप लेक्चर देख लेते हैं तो लेक्चर देखने के बाद यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपका जो भी सिलेबस है बहुत तेज़ी क्या होगा, कवर हो जाएगा और टाइम से पहले भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, यानी क्या करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, रिकॉल करना है और रिवाइज करना है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो समझिए कि आप सिर्फ लेक्चर देखें, आप उसको डीपली स्टडी नहीं किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है यानी लेक्चर देखने के बाद खुद से क्वेश्चन पूछना है। यानी किताब बंद करके, बुक बंद करके क्या करना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है। यानी शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो भी VVI चैप्टर है, कैटेगरी ए जिसको बताया था, बिना देखे क्या करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना। इस टाइप से आपको क्या करना है, उस पर वर्क करना है। स्टेप नंबर 7 है यानी वीकली बैकलॉग ऑडिट करें। इसका मतलब ये हुआ, एक नोटबुक निकालिए और उस पर लिखिए एक वीक में मैंने कितना अपना पेंडिंग सिलेबस कवर किया, कहाँ मैंने अपना टाइम कंज्यूम किया, कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ, और यानी 1 वीक में मेरा कितना चैप्टर क्या हुआ, रिकवर हुआ। जैसे मान लीजिए आपके 30 चैप्टर थे और एक वीक में आपने 5 चैप्टर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इसी टाइप से फिर अगले वीक आप क्या करेंगे, 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस हिसाब से आपको क्या करना है, उस नोटबुक में लिखना है। ऐसे ही धीरे धीरे हर वीक आपका 5 चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा और आसानी से आप अपने पेंडिंग सिलेबस को क्या हो जाएंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मेन इम्पोर्टेंट यानी बैकलॉग ख़त्म करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि नया बैकलॉग नहीं बनने देना।